हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 13 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। और चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि आज किन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज का फर्स्ट अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 एक अफगानी एनजीओ को दिया गया है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप फंडिंग में भारत वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने मुंबई तट पर द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। नेक्स्ट अपडेट है, अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में WMO और UNDRR द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, लेखिका पुष्पा भारती को संस्मरण व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, देश के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मून को पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नवंबर माह में 9 राज्यों की राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर यानी कि हाई इन्फ्लेशन रेट दर्ज किया गया है। तो ये थे आज के ब्रीफ में टॉपिक। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 एक अफगानिस्तानी एनजीओ को दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो फिनलैंड ने अफगानिस्तान में एक एनजीओ को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करता है। ये संगठन जो ये एनजीओ है वो अफगान महिला कौशल विकास केंद्र और अफगान महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानवीय कार्य करता है। और इनको ये जो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पैट्री ओरपो ने इस एनजीओ के जो प्रतिनिधि वहाँ पर गए हुए थे उनको 3 लाख यूरो का पुरस्कार देके सम्मानित किया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि स्टार्टअप फंडिंग में भारत 2023 के बाद वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो इस साल यानी कि 2023 में भारत में स्टार्टअप फंडिंग में गिरावट है। भारत 2023 में सबसे अधिक फंडिंग वाले देशों की वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर फिसल गया है, जबकि 2021 और 2022 में भारत का वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान था। यानी कि 2021 और 2022 में हम स्टार्टअप फंडिंग के मामले में तीसरे स्थान पर थे और इस बार हम एक अंक पीछे खिसक गए हैं, चौथे नंबर पर पहुँच गए। हमसे जो 3 देश आगे हैं वो है अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फंडिंग पाने वाला देश अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है और फिर चीन है। अभी इस साल 5 दिसंबर तक कुल $7 बिलियन की फंडिंग ही हमें प्राप्त हुई है। 2023 की तीसरी तिमाही में भारत अमेरिका, ब्रिटेन और चीन और फ्रांस से बिछड़ते हुए सबसे अधिक स्टार्टअप फंडिंग वाले देशों में 5वें स्थान पर खिसक गया था। सन 2023 की तीसरी तिमाही में स्टार्टअप फंडिंग में 30% और पिछले वर्ष की तुलना में 54% की भारी गिरावट देखी गई। और इस तिमाही की बात करें तो इस तिमाही में कुल 1.5 बिलियन की फंडिंग हुई, जो कि कमी का संकेत है, ऑब्वियस सी बात है। अब पिछली तिमाही में केवल मतलब कि 1 बिलियन भी पूरी नहीं मिली। $957 मिलियन सबसे कम फंडिंग थी 2016 के बाद, और 2016 के बाद इतनी कम फंडिंग हमें अभी तक नहीं हुई, जो कि मैं पिछली तिमाही में हुई थी $957 मिलियन। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई तट पर द्विवार्षिक अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान का आयोजन किया गया था। प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना के साथ साथ अन्य रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और यह मुंबई बंदरगाह से लगभग 83 किलोमीटर दूर ONGC के R12A प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। ये क्यों आयोजित किया जाता है तो तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आकस्मिकताओं को संबोधित करने के उपायों और प्रक्रियाओं को मान्य करने के लिए इस द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में अभिनेता
कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी एक भारतीय अभिनेता हैं, बॉलीवुड के अभिनेता, हर कोई जानता है इनको, और इटली में भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि इन्होंने काफ़ी इटालियन फिल्मों में काम किया है। इस सम्मान की बात करें तो यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सेवा और सामाजिक एवं मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इनको एक कबीर बेदी जी को ये द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। यह कबीर बेदी जी, साथ में इनका ये मेडल भी दिख रहा है। आज का नेक्स्ट अपडेट कि हाल ही में WMO और UNDRR द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल लॉन्च की गई है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में विश्व मौसम विभाग संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WML और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, इन दोनों की फुल फॉर्म है, के द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है, और जिसका उद्देश्य है कि 2027 तक एक ऐसा चेतावनी सिस्टम, एक ऐसा वार्निंग सिस्टम बनाना जो कि धरती पर आने वाले आपदा और मौसमी बदलावों के बारे में चेतावनी पहले से दी जा सके। मतलब कि 2027 तक इनका एम है कि एक ऐसा वार्निंग सिस्टम बनाया जाए जिससे धरती पर अगर पृथ्वी पर कोई भी आपदा आने वाली है कहीं पे, या कोई मौसम में कोई बदलाव होने वाला है, या जैसे आंधी तूफान आने वाला है, या सुनामी आने वाली है, चक्रवात आने वाला है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी पहले से दे दे, और ताकि जो आपदा आने पर कम से कम जान माल की हानि हो, और जो भी पहले सावधानियां बरतनी है वो पहले से जो भी तैयारियां करनी है वो सब हो जाएं, और जान माल की हानि कम से कम हो, जिसके लिए सिस्टम डेवलप करना इसका एम है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि लेखिका पुष्पा भारती को संस्मरण व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 991 नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1991 है। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कार्य को दिया जाता है। यानी कि 10 वर्ष के दौरान जो भी कोई हिंदी में कोई उत्कृष्ट साहित्य पब्लिश हुआ है तो उस साहित्यिक कार्य को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2016 के संस्मरण यादें को 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान की बात करें तो यह एक साहित्य पुरस्कार है जो कि प्रत्येक वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और यह साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है जो हिंदी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ हो। मतलब पिछले लास्ट 10 ईयर में जो भी साहित्य पब्लिश हुए हैं, तो उसके लिए के बिड़ला फाउंडेशन है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट अपडेट है, देश के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में सरकार ने कहा है कि कृषि उड़ान योजना के तहत देश के 58 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। इस योजना की बात करें तो यह योजना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके, कम से कम लागत आए परिवहन में, उसके लिए यह योजना शुरू की गई थी। 2021 में पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तरी पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि उड़ान परियोजना 2.0 की भी घोषणा की गई थी। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, इसमें कृषि उड़ान 2.0 का इनॉग्रेशन हो रहा है, जो कि 27 अक्टूबर 2021 को न्यू दिल्ली में हुआ था। और बेसिकली कृषि उड़ान योजना का जो उद्देश्य ये है कि किसानों की जो परिवहन लागत आए वो कम से कम आए, ताकि उन्हें अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिल सके, और सामान के भी जो खाद्य पदार्थ हैं या जो भी अनाज है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ईजी हो जाए। इस वजह से ये कृषि उड़ान योजना को शुरू किया गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, फॉर्मर यूएन महासचिव यानी पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिनका नाम है बान की मून को पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यूएसए में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून को दिवाली फाउंडेशन यूएस द्वारा आयोजित
पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सभी के लिए एक अधिक परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए उनके निस्वार्थ प्रयासों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर भी कहा जाता है, मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसको कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी का ऑस्कर कहा जा रहा है। और ये हाल ही में जो पूर्व यूएन के महासचिव थे वान की मून, उनको दिया गया है। ये है वान की मून, जो पूर्व यूएन के महासचिव थे। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कुछ की फैक्ट्स की बात करें तो पोलैंड की संसद के सदस्यों ने देश की संसद में विश्वास मत हारने के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री के लिए डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड टस्क के पक्ष में 248 और विपक्ष में 201 वोट पड़े। इस साल अक्टूबर में हुए राष्ट्रीय चुनाव में उनके नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन ने जीत हासिल करने के लगभग 2 महीने बाद डोनाल्ड टस्क की वापसी हुई है। अब नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं डोनाल्ड टस्क। ये फोटो में देख सकते हैं हम, ये है डोनाल्ड टस्क जो कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इसे दुनिया की हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा लगभग 6.8 से 7.5% तक होती है। इसका रंग गहरा होता है और इसे उर्वरकों के बिना जैविक रूप से यानी ऑर्गेनिक रूप से उगाया जाता है। यह जैंतिया हिल के लाकाडोंग क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है। और ये जैंतिया हिल में के लाकाडोंग क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे लाकाडोंग हल्दी भी कहा जाता है। और जीआई टैग की बात करें तो अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि जीआई टैग क्या होता है। बेसिकली जीआई टैग का मतलब होता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसको उसकी पहचान देने के लिए इस टैग का इस्तेमाल होता है। और ये हाल ही में उत्तराखंड के हमने डिस्कस भी किया कि उत्तराखंड के 18 उत्पादों को ये जीआई टैग मिला है। तो ये मेघालय की जो लाकाडोंग हल्दी है, इसी दौरान इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अपडेट है कि नवंबर माह में 9 राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर यानी कि हाई इन्फ्लेशन रेट दर्ज की गई है। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में भारत के 9 राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में हाई इन्फ्लेशन रेट दर्ज किया गया है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन की औसत लागत पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में 5.55% बढ़ गई है। यानी कि एक एग्जांपल से समझें तो अगर पिछले साल कोई चीज़ आप 100 रुपये के लिए लेते थे तो इस बार उसमें 5.55% की वृद्धि हुई है। अगर कौन कौन से स्टेट की क्या क्या रही है, कौन कौन से स्टेट हैं तो इसकी बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है उड़ीसा, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 7.65 दर्ज की गई। दूसरे नंबर पे राजस्थान, जहाँ 7% दर्ज की गई। तीसरे पे हरियाणा, जहाँ पे 6.8% हाई इन्फ्लेशन रेट दर्ज की गई। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात और यूपी में भी मुद्रास्फीति की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक 5.56 और 6.54 तक देखी गई। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और जम्मू की बात करें तो यहाँ कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। यहाँ पर जो दर रही मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रेट की वो है 3.1%, 3.56% और 3.8%। यानी कि दिल्ली में 3.1%, छत्तीसगढ़ में 3.56% और जम्मू में और कश्मीर में 3.8%, जो कि नॉमिनल है, ठीक है, ये अंडर कंट्रोल है। और जो आरबीआई की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसी के अंदर ही है। लेकिन जो चाहे उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात और यूपी की बात करें तो ये सारी जो हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उससे सब ऊपर चल रही हैं। तो बस यही थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।